मानव शरीर, अगर हम इसे बाहर से देखें तो ये कितना शांत, कितना सामान्य और संतुलित नजर आता है। बिल्कुल, एकदम शांत। हाँ, लेकिन इस शांत आवरण के ठीक नीचे एक पूरी आकाशगंगा धड़क रही है। मेरा मतलब है, एक ऐसा महाकारखाना चल रहा है जो कभी नहीं रुकता, कभी छुट्टी नहीं लेता। एक महाकारखाना जो हमारी सोच से भी परे है। एकदम सही कहा। और इसी विचार के साथ इस विस्तृत चर्चा में हम मानव शरीर के सूक्ष्म चमत्कारों यानी माइक्रो मिरेकल्स की 15वीं कड़ी का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। जी, और आज की चर्चा सच में बहुत खास होने वाली है। बिल्कुल। आज के इस गहन अध्ययन का मुख्य मिशन उन प्राचीन कुरानिक संदेशों को समझना है जो सदियों पहले मानव शरीर की इस जटिल रचना पर जोर देते आए हैं, और फिर हम उन्हें आज के आधुनिक विज्ञान के उन आश्चर्यजनक तथ्यों की कसौटी पर परखेंगे जिन्हें माइक्रोस्कोप के बिना जानना लगभग असंभव था। सही बात है, बिना आधुनिक तकनीक के इन बातों को जानना नामुमकिन सा लगता है। और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस चर्चा में किसी भी धार्मिक या राजनीतिक दृष्टिकोण का पक्ष नहीं लिया जा रहा है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा उद्देश्य पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर केवल उस मूल स्रोत सामग्री में मौजूद विचारों को श्रोताओं तक पहुंचाना है, ताकि ये देखा जा सके कि इन ऐतिहासिक ग्रंथों के संदेश और आधुनिक जीव विज्ञान के बीच कैसा दिलचस्प तालमेल मौजूद है। ये एक बहुत ही जरूरी स्पष्टीकरण है। इस पूरे अध्ययन में हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से विश्लेषणात्मक और तार्किक रहने वाला है। तो आज हम किन विषयों पर बात करेंगे? देखिए, आज की इस विस्तृत चर्चा में हम शरीर के उन हिस्सों के रहस्यों को डिकोड करेंगे जिन्हें अक्सर बहुत साधारण मान लिया जाता है। जैसे हमारी हड्डियां, हमारी आंखें, सिर के बाल और हमारे खून में हर पल चलने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की अभूतपूर्व युद्ध रणनीति। वाह! तो इस विश्लेषण की संरचना कैसे काम करेगी? संरचना बहुत सीधी है। हर विषय के लिए पहले हम उस प्राचीन कुरानिक संदेश के अर्थ को समझेंगे और फिर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के उन आंकड़ों को सामने रखेंगे जो उस संदेश को एक नए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में पेश करते हैं। तो चलिए सीधे अपने पहले विषय पर आते हैं, हड्डियों का महाकारखाना। जी। स्रोत सामग्री में सूरा मरियम के 4 श्लोक का एक बहुत ही ऐतिहासिक संदेश दिया गया है। इसमें पैगंबर जकारिया प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सिर पर सफेद बाल फैल गए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कोई उम्र बढ़ने या बुढ़ापे की बात करता है तो आमतौर पर झुर्रियों, कम दिखाई देने या शारीरिक थकान का जिक्र होता है। बिल्कुल, लोग अक्सर बाहरी बदलावों की ही बात करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ उम्र बढ़ने और जीवन की कमजोरी का सीधा संबंध हड्डियों के कमजोर होने से क्यों जोड़ा गया है? यह बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखिए, हम सभी ने स्कूल की बायोलॉजी क्लास में पढ़ा है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। जी, बोन मैरो में। विज्ञान में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह कोई नई बात नहीं है कि हड्डियां सिर्फ शरीर को सीधा रखने वाला कोई कंक्रीट का ढांचा नहीं है। वे असल में हमारे शरीर की ब्लड फैक्ट्रीज है। एकदम सही, ब्लड फैक्ट्रीज। लेकिन यहाँ जिस चीज पर हमें ध्यान देना है वह इस कारखाने का स्केल या पैमाना। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि खून हड्डियों में बनता है, लेकिन इसका प्रोडक्शन रेट क्या है? स्रोत सामग्री के आंकड़े वाकई दिमाग घुमा देने वाले हैं। बिल्कुल, उत्पादन का ये पैमाना हमारी आम कल्पना से बहुत आगे है। एक स्वस्थ वयस्क इंसान का बोन मैरो हर 1 सेकंड में, ध्यान रहे, हर 1 सेकंड में लगभग 25 लाख लाल रक्त कोशिकाएं पैदा करता है। 25 लाख कोशिकाएं? जी, 25 लाख रेड ब्लड सेल्स हर सिंगल सेकंड। मतलब अगर मैं अपनी बात कहते हुए 4 सेकंड के लिए रुकूं, तो मेरे शरीर ने 1 करोड़ नई लाल रक्त कोशिकाएं बना ली हैं। हाँ, 1 करोड़ कोशिकाएं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हड्डियों का ये कारखाना सिर्फ लाल रक्त कोशिकाओं तक सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या बन रहा है वहाँ? उसी 1 सेकंड में ये बोन मैरो 50 लाख ब्लड प्लेटलेट्स और 1,20,000 सफेद रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स भी बना रहा है। बाप रे! और ये काम दिन रात बिना रुके चल रहा है? बिल्कुल बिना रुके। इसके अलावा हड्डियां शरीर के लिए एक बैंक की तरह भी काम करती हैं। वे शरीर में आवश्यक फास्फोरस और कैल्शियम का भंडारण करती हैं। और ये कैल्शियम सिर्फ हड्डियों को मजबूत रखने के लिए नहीं होता है ना? जी नहीं, इसका असर तो पूरे शरीर की कार्य प्रणाली पर पड़ता है। एकदम सही। हड्डियों द्वारा रिलीज किया गया कैल्शियम और फास्फोरस हमारे हृदय की गति को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। यानी हार्ट रेट भी इसी से जुड़ा है? हाँ,
हमारी मांसपेशियों का सिकुड़ना और फैलना भी इसी पर निर्भर करता है। आधुनिक विज्ञान ये भी बताता है कि हड्डियों के स्वास्थ्य का सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम के सुचारू रूप से काम करने पर पड़ता है। ये सच में बहुत व्यापक है। और यहाँ तक कि इसका गहरा प्रभाव इंसान की प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी पर भी होता है। अब अगर हम इस विज्ञान को वापस उस प्राचीन कुरानिक संदेश से जोड़ें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। बिल्कुल आती है। पैगंबर जकरिया का ये कहना कि मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, वो सिर्फ ढांचे की कमजोरी का रोना नहीं है, ये असल में पूरे शरीर के सिस्टम के धीमे पड़ने का एक सटीक रूपक है। सही कहा। जब उम्र के साथ ही हड्डी का कारखाना धीमा पड़ जाता है तो खून का निर्माण कम हो जाता है और फिर कैल्शियम का संतुलन बिगड़ने से नर्वस सिस्टम और हृदय की गति प्रभावित होती है। जी, और प्रजनन क्षमता भी कमजोर पड़ने लगती है। इसीलिए बुढ़ापे और जीवन की ढलान को वैज्ञानिक रूप से हड्डियों के कमजोर होने से जोड़ना एक अत्यंत सूक्ष्म और तकनीकी रूप से सटीक बात है। ये वाकई शरीर को देखने का नजरिया बदल देता है। जो हड्डियां बाहर से एकदम ठोस और सूखी हुई लगती हैं, उनके अंदर हर सेकंड लाखों कोशिकाओं के निर्माण की एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है। एक चलती फिरती इंडस्ट्री। अब शरीर के इस ढांचागत कारखाने से आगे बढ़ते हुए हम उन सेंसर्स की बात करते हैं जो हमें इस दुनिया को अनुभव करने में मदद करते हैं। हमारी आंखें जो शरीर का सबसे जटिल हिस्सा मानी जाती हैं। हाँ, स्रोत सामग्री में इस बात का जिक्र है कि शरीर में मौजूद निशानियों पर विचार करने का निमंत्रण दिया गया है। जैसे ये सवाल कि क्या तुम अपने भीतर नहीं देखते? ये संदेश इस बात पर जोर देता है कि इंसानी बनावट कोई संयोग नहीं है। और जब हम आंखों की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसकी तुलना कैमरे से करते हैं। कैमरे से तुलना करना एक आम बात है, लेकिन आंखों की वास्तविक जटिलता किसी भी आधुनिक 8K या 12K कैमरे को एक खिलौने जैसा साबित कर देती है। एक खिलौना? जी, स्रोत सामग्री में रेटिना की बनावट का जो विवरण है वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। आंखों का रेटिना, वो पर्दा जिस पर रोशनी पड़ती है और तस्वीर बनती है, वो कोई एक साधारण झिल्ली नहीं है। तो वो कैसा होता है? इसमें 10 अलग-अलग परतें होती हैं। 10 परतें? और इन्हीं 10 परतों के भीतर वो रिसेप्टर्स होते हैं जो रोशनी को पकड़ते हैं ना। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार इन परतों में लगभग 14 करोड़ संवेदनशील प्रकाश रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें रॉड्स और कोन्स कहा जाता है। 14 करोड़ रिसेप्टर्स सिर्फ एक छोटी सी आंख के भीतर। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये और भी ज्यादा आश्चर्यजनक हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि रेटिना की ये पूरी परत, जिसमें वे 10 लेयर्स और 14 करोड़ रिसेप्टर समाये हुए हैं, उसकी कुल मोटाई सिर्फ 0.4 मिलीमीटर होती है। 0.4 मिलीमीटर। जी। 1 मिलीमीटर के आधे से भी कम हिस्से में ये पूरी की पूरी जटिल व्यवस्था फिट की गई है। मतलब एक सुई की नोक से भी बारीक जगह में 14 करोड़ रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ डेटा कलेक्ट करने की बात है। इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो सिस्टम है वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। आंख से मस्तिष्क तक जो तस्वीरें पहुंचती हैं, उसके लिए एक ऑप्टिक नर्व होती है। जी, और उस ऑप्टिक नर्व के अंदर 5 लाख न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं। 5 लाख न्यूरोफाइब्रिल्स। इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह से हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल की तरह काम कर रहा है ना? बहुत ही सटीक तुलना है। ये 5 लाख जैविक फाइबर ऑप्टिक केबल्स रेटिना द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश को, उन 14 करोड़ रिसेप्टर्स के डेटा को रंगीन फॉर्मेट में डिकोड करते हैं और सीधा मस्तिष्क तक ट्रांसमिट करते हैं। और ये सब कुछ रियल टाइम में होता है। हाँ, बिना किसी लैग या बफरिंग के। आप सिर घुमाते हैं और दुनिया की एकदम साफ रंगीन 3D तस्वीर तुरंत आपके दिमाग में प्रोसेस हो जाती है। ये तो अद्भुत है। 0.4 मिलीमीटर की जगह में इस तरह की बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग होना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि क्या तुम अपने भीतर नहीं देखते वाला सवाल कितना प्रासंगिक है। सच में। चलिए, आंखों की ये जटिलता तो फिर भी समझ में आती है, क्योंकि देखने का काम हमारे अस्तित्व के लिए बहुत अहम है। लेकिन शरीर के उन हिस्सों का क्या जिन्हें हम शायद ही कोई अहमियत देते हैं? जैसे हमारे बाल। और यहीं पर स्रोत सामग्री का एक और दिलचस्प संदेश आता है। कुरान में इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में ढालने की बात कही गई है। जी। इसका दार्शनिक अर्थ ये निकाला जाता है कि शरीर का सबसे छोटा और महत्वहीन लगने वाला हिस्सा भी पूर्णता का प्रतीक है। आमतौर पर बालों को सिर्फ सौंदर्य का हिस्सा माना जाता है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो बाल असल में केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। और हम जानते हैं कि जो बाल त्वचा के बाहर निकल आते हैं वे मृत होते हैं। इसीलिए जब हम बाल कटवाते हैं तो हमें दर्द नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन सबसे बेहतरीन सांचे की असली गहराई तब समझ आती है
जब हम बाल की जड़ यानी उसकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को देखते हैं। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। एक औसत इंसान के सिर पर लगभग 3 लाख बाल होते हैं। जी, 3 लाख। हम रोज सुबह उठकर अनजाने में ही इन पर कंघी चलाते हैं, स्टाइल बनाते हैं, और जब कुछ बाल टूटकर गिर जाते हैं तो हमारा ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि हमने क्या खोया। हाँ, ध्यान तो सिर्फ इस बात पर जाता है कि हेयर स्टाइल ठीक लग रहा है या नहीं। एकदम सही। लेकिन ये बाल सिर्फ मृत धागे नहीं है। सिर का हर एक बाल अपने आप में एक स्वतंत्र जैविक इकाई है। बिल्कुल। विज्ञान के अनुसार सिर के हर एक बाल का अपना एक अलग लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम? एक बाल का? हाँ, जब हम त्वचा के ठीक नीचे देखते हैं तो एक बाल की जड़ में एक बल्ब होता है। उस अकेले बाल को पोषण देने के लिए उसकी अपनी एक अलग शिरा और एक धमनी होती है जो उसे लगातार खून की सप्लाई देती है। इतना ही नहीं, हर बाल के साथ एक सूक्ष्म मांसपेशी भी जुड़ी होती है। जी। जब हमें ठंड लगती है या डर के मारे रोंगटे खड़े होते हैं तो असल में यही छोटी मांसपेशियां सिकुड़ रही होती हैं। इसके अलावा अपनी एक तंत्रिका होती है जो संवेदनाओं को महसूस करती है। और इन सबसे महत्वपूर्ण एक वसामय ग्रंथि यानी सेबेशियस ग्लैंड होती है। सेबेशियस ग्लैंड। इसे आप बाल का अपना निजी प्राकृतिक ऑयल डिस्पेंसर कह सकते हैं। यह ग्रंथि लगातार एक खास तरह का तेल स्रावित करती है ताकि बाल रूखा होकर टूट ना जाए और त्वचा में नमी बनी रहे। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे सिर पर बाल नहीं बल्कि 3 लाख छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं। एक तरह से हाँ। जिनमें से हर एक पौधे की अपनी अलग जड़ है, अपना अलग पानी का स्रोत है और अपना अलग रक्षा तंत्र है। जब ये विचार मन में आता है कि हम 3 लाख अलग अलग स्वतंत्र जीवन तंत्रों को सिर पर लेकर घूम रहे हैं जो बिना एक दूसरे के काम में बाधा डाले काम कर रहे हैं, तो शरीर के इस सांचे के प्रति सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। यही वो पूर्णता है जिसकी ओर वे प्राचीन ग्रंथ इशारा कर रहे हैं कि कोई भी हिस्सा तुच्छ नहीं है। बिल्कुल। और ये पूर्णता सिर्फ शरीर के अंगों के निर्माण तक सीमित नहीं है, ये इस निर्माण की रक्षा तक भी जाती है, जो हमें आज की चर्चा के सबसे रोमांचक और अंतिम पड़ाव पर ले आता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम। स्रोत सामग्री में एक बार फिर उसी सबसे बेहतरीन सांचे वाले संदेश का विस्तार किया गया है, लेकिन इस बार एक चेतावनी के साथ। वो चेतावनी क्या है? उसमें ये विचार प्रस्तुत किया गया है कि यदि इस सांचे में कोई विकृति आती है, चाहे वो नैतिक गिरावट हो या शारीरिक, तो इंसान सबसे निचले स्तर पर पहुंच सकता है। विशेषज्ञ नजरिए से इस रूपक और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की कमी यानी इम्यून डेफिशिएंसी से बहुत ही शानदार तरीके से जोड़ा गया है। बिल्कुल सही। अगर हमारी अंदरूनी रक्षा प्रणाली गिर जाए तो सबसे बेहतरीन सांचे में बना इंसान सबसे निचले स्तर की बीमारी और बेबसी का शिकार हो जाता है। इसे एनाटॉमी की भाषा में समझना वाकई अचरज में डाल देता है। प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर की रक्षा की तीसरी पंक्ति है। तीसरी पंक्ति? तो पहली और दूसरी कौन सी हैं? पहली पंक्ति हमारी त्वचा है जो एक मजबूत दीवार की तरह काम करती है। दूसरी पंक्ति हमारी आंखें और आंसू हैं जिनमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो बाहरी कणों को तुरंत नष्ट कर देते हैं। अच्छा, तो ये तीसरी पंक्ति कहाँ होती है? असली और सबसे सूक्ष्म महायुद्ध इस तीसरी पंक्ति में लड़ा जाता है जो हमारे खून के अंदर मौजूद है। और ये युद्ध कोई रूपक नहीं है, ये सच में हमारे भीतर हर पल चल रहा है। स्रोतों के अनुसार जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, जिसे हम शांति काल कह सकते हैं, उस समय हमारे खून में लगभग 2.5 करोड़ सफेद रक्त कोशिकाएं एक पुलिस फोर्स की तरह लगातार गश्त लगाती रहती हैं। 2.5 करोड़ कोशिकाएं सिर्फ गश्त लगाने के लिए मौजूद रहती हैं। लेकिन जैसे ही कोई अनजान बाहरी वायरस या हानिकारक बैक्टीरिया शरीर की पहली और दूसरी रक्षा पंक्ति को भेद कर खून में घुसने में कामयाब हो जाता है, ये शांतिकाल तुरंत युद्धकाल में बदल जाता है। युद्धकाल में? जी, गश्त लगा रही इन सफेद कोशिकाओं को तुरंत खतरे का केमिकल सिग्नल मिलता है और कुछ ही घंटों या दिनों के भीतर इन 2.5 करोड़ रक्षक कोशिकाओं की संख्या बढ़कर करोड़ों अरबों में पहुंच जाती है। शरीर का सारा फोकस इस नई सेना को तैयार करने में लग जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जब इम्यून सिस्टम इतनी तेजी से करोड़ों कोशिकाएं बनाता है और हमला करता है,
तो ये फ्रेंडली फायर यानी अपने ही शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से कैसे बचता है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। क्योंकि अगर ये सेना सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग कर रही है जी। तो वो तो शरीर के लिए ही खतरनाक हो जाएगा। और यहीं पर इस प्रणाली की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता सामने आती है। ये कोई बेतरतीब या अंधा हमला नहीं है। ये प्रणाली बेहद डायनामिक रणनीति के तहत काम करती है। डायनामिक रणनीति। जी। जब कोई दुश्मन वायरस या बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो कुछ विशेष सफेद कोशिकाएं, जिन्हें हम टी सेल्स और बी सेल्स कहते हैं, सबसे पहले उस दुश्मन के रासायनिक कोड यानी केमिकल साइफर को डिकोड करने का काम करती हैं। यानी वे पहले ये पता लगाती हैं कि हमलावर की बनावट कैसी है, उसका बायोलॉजिकल पासवर्ड क्या है। बिल्कुल। एक बार जब वे उस दुश्मन के केमिकल साइफर को डिकोड कर लेती हैं तो वे एक विशेष हथियार बनाती हैं। इसे हम एंटीबॉडीज या स्रोतों की भाषा में काउंटरिंग सीरम कहते हैं। काउंटरिंग सीरम। ये सीरम सिर्फ और सिर्फ उसी खास दुश्मन पर काम करता है। ये एक गाइडेड मिसाइल की तरह है जो सीधे वायरस पर जाकर चिपक जाती है और उसे नष्ट कर देती है, जबकि शरीर की अपनी कोशिकाएं पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब युद्ध खत्म होने के बाद क्या होता है? क्योंकि जब करोड़ों वायरस और बैक्टीरिया मारे जाएंगे तो खून में तो उनका मलबा जमा हो जाएगा। यहीं पर शरीर की एक और खास टुकड़ी मैदान में आती है, जिन्हें सफाई करने वाली कोशिकाएं या मैक्रोफेजेस कहा जाता है। सफाई करने वाली कोशिकाएं? जी। इनका एकमात्र काम पूरे युद्ध क्षेत्र को साफ करना होता है। वे मरे हुए बैक्टीरिया और नष्ट हो चुकी कोशिकाओं को खा जाती हैं ताकि खून फिर से पूरी तरह शुद्ध और सुरक्षित हो सके और शरीर वापस शांतिकाल में लौट सके। और इस पूरी कहानी का सबसे अकल्पनीय पहलू ये है कि इस महायुद्ध को संचालित करने वाली, खतरे को पहचानने वाली, कोड डिकोड करने वाली और नया सीरम बनाने वाली मुख्य सफेद कोशिका का अधिकतम आकार सिर्फ 15 माइक्रोन होता है। 15 माइक्रोन। ये आकार इतना छोटा है कि 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से से भी कम है। हम इसे नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। और उस सूक्ष्म आकार के भीतर ये पूरी की पूरी रणनीतिक बुद्धिमत्ता प्रोग्राम की गई है। इस पूरी चर्चा ने वास्तव में शरीर को देखने के नजरिए को झकझोर कर रख दिया है। अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत अध्ययन का एक संक्षिप्त सारांश निकालें तो हमने देखा कि कैसे हमारी हड्डियां, जिन्हें हम अक्सर बस एक निर्जीव कंक्रीट का ढांचा मान लेते हैं, हर एक सेकंड में 25 लाख नई कोशिकाओं का उत्पादन करने वाला एक जीवित महाकारखाना है। और जिस पर हमारे दिल और नर्वस सिस्टम का संतुलन टिका है। एकदम सही। हमने समझा कि हमारी आंखों के सिर्फ 0.4 मिलीमीटर के पर्दे पर 14 करोड़ रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जो प्रकाश और रंगों को ऐसी सटीकता से डिकोड करते हैं जो किसी भी इंसानी कैमरे के बस की बात नहीं। जी। हमने जाना कि हमारे सिर का हर एक बाल, जिसे हम इतनी आसानी से टूटकर गिरने देते हैं, उसका अपना एक स्वतंत्र लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें शिरा, धमनी और ऑयल डिस्पेंसर मौजूद है। हर एक बाल का अपना तंत्र। और अंत में हमने उस अदृश्य महायुद्ध को समझा जो हर पल हमारे खून में लड़ा जा रहा है, जहां 15 माइक्रोन की कोशिकाएं किसी अति आधुनिक सेना की तरह केमिकल कोड डिकोड करके डायनामिक रक्षा रणनीति चला रही हैं। ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा संबंध स्थापित करता है। वो कैसे? प्राचीन ग्रंथों में जो दृष्टिकोण इंसान के सबसे बेहतरीन सांचे में रचे जाने के बारे में दिया गया है, और आज की अत्याधुनिक माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो तथ्य सामने रखती है, इन दोनों के बीच का तालमेल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। ये वैज्ञानिक तथ्य उस प्राचीन संदेश को एक नया व्यावहारिक धरातल प्रदान करते हैं। सच में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब हम इन सूक्ष्म व्यवस्थाओं की ओर देखते हैं तो हमारी धारणाओं की सीमाएं टूट जाती हैं। जो कुछ हमें बाहर से साधारण और शांत नजर आता है, वो गहराई में जाने पर एक असीम बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रहा है। और इस विस्तृत चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए यह तथ्य एक ऐसा विचार छोड़ जाता है जिस पर एकांत में गहराई से सोचना चाहिए। बिल्कुल। जरा विचार करने वाली बात है। यदि हमारे शरीर की एक सूक्ष्म कोशिका जिसका आकार मात्र 15 माइक्रोन है, या हमारे सिर का एक साधारण सा बाल हमारे किसी भी सचेत नियंत्रण के बिना इतनी असीम बुद्धिमत्ता, इतनी सटीक योजना और इतनी पूर्णता के साथ अपना काम कर रहा है, तो सोचिए हमारे इसी शरीर के भीतर और कितने ऐसे अनगिनत छिपे हुए ब्रह्मांड काम कर रहे होंगे जिनसे हम आज भी पूरी तरह अनजान हैं।
जिस शरीर रूपी घर में हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, क्या वाकई हमने उसके असली चमत्कारों को आज तक पूरी तरह पहचाना है? ये विचार अपने आप में एक नई यात्रा की शुरुआत है, खुद को जानने की एक नई शुरुआत। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ मानव शरीर के चमत्कारों की ये 15वीं कड़ी यहीं संपन्न होती है। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।